आपने इतने नजदीक से ग्राम समस्याएं देखी, आप भारत को कैसे देखते हैं? शुरू शुरू में तो हम एक सतही तौर पे देखते हैं, हम्म। चाहे छात्र हों चाहे टूरिस्ट हों, और हम भारत को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी भौतिक दर्शन से। जी। हिमालय, ग्राम में चले गए हम्म। तो ग्राम का, समाज का भौतिक रूप देख लिया। और ये समय के साथ मेरा बदला है, ठीक है, हम्म। क्योंकि भारत कोई दूर की चीज़ नहीं है। भारत तो व्यक्ति के अंदर ही होता है। एक त्रिकोण मानिए, संपदा, संस्कृति और सभ्यता। हमारी संपदा क्या हो गई? प्राकृतिक संपदाएं हो गई, ऋतुएं हो गई, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, ये हमारी हम्म। संपदाएं हो गई हम्म। जो हमें नैसर्गिक रूप से मिली हैं। इसी के इसी से जुड़ी हुई हमारी संपदा सब संस्कृति बनी थी। हम्म। संस्कृति का मतलब ये है जो हमारे मन में भाव हैं। इसी से कलाएं बनी, इसी से म्यूजिक बना, इसी से बहुत सारी चीज़ें, और उसी से हमारे कई सारे जो ग्रंथ हैं वो बने। हम्म। और फिर आ गई सभ्यता, जो इसका तीसरा कोण है। सभ्यता क्या है? हमारा आचरण, ऊपर आचरण, हम्म। और हम कैसे उपभोग कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, दोनों हम्म। चीज़ें। तो ये हो गई सभ्यता। इन तीनों में जब सामंजस्य होगा, यही भारत है। और इसको महसूस करना पड़ता है। बड़ी सभ्यता है, लंबी है, तो इसके बीच में धर्म स्थापित हुआ, धर्म के चार पैर स्थापित हुए, है ना, सत्य, सहिष्णुता, संतोष और शुचिता। तो ये स्थापित हुए। अगर ये चारों पे व्यक्ति रहता है हम्म। तो वो सभ्यता भी उसकी बनी रहती है। हम्म। वो ऐसी सभ्यता है जो संपदा के साथ मिलकर चलती है। हम्म। उसकी मन में जो संस्कृति है वो भाव भी बाकी दोनों से सामंजस्य में होते हैं। भारत की विशेषता क्या है कि ये इतनी सोच कहीं और क्यों नहीं आई, किसी और भूखंड में, दुनिया में क्यों नहीं आई? उसका कारण है 12 ऋतुएं, 6 ऋतु होती हैं, 12 ऋतु होती 6 ऋतु हैं? और उसके 2 माह। जैसे चैत और बैसाख हो गए ग्रीष्म हाँ। के, हाँ। हाँ। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने 12 बोल दिया। अच्छा। अब वो मैं क्या 12 ही महसूस करता हूँ तो मैं 12 ही बोलता हूँ, और शायद मैं 24 भी महसूस करता हूँ। ये हर भूखंड में संभव नहीं है। जैसे अब यूरोप है तो इतनी सर्दी पड़ेगी कि 6 महीने पूरा बर्फ पड़ी हुई है। आपको 6 महीने मिल रहे हैं, उसी में सारी ऊर्जा इकट्ठी करनी है आपको बाकी 6 महीने के लिए। तो वो एक सोच अलग हो जाती है। हमारे यहाँ वो सोच नहीं है। यहाँ पे प्रकृति लगातार काम करती रहती है, तो इस कारण से एक अलग सोच बनी, और इसी कारण से वो सामंजस्य बहुत ज़रूरी हो गया। यही भारत की विशेषता है, ये सामंजस्य। तो अब इसको देखा कैसे जाए भारत को, क्योंकि अब भौतिक से तो हमने दूर कर दिया। तो जैसे हमारा एक सेंटर है हिमालय एकात्म, जो श्रीनगर में है। अब उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति रहे वो पूरा महसूस करे, प्रथाओं को महसूस करे, वहाँ जो संस्कृति है उसको महसूस करे, जी। वहाँ से जो उपयोग कर रहा है या जो खुद भोग कर रहा है वो वहीं का बना हुआ हो, पूरा महसूस करे। तो हिमालय से वो एकात्म होने की कोशिश करे, तो वो वहाँ पे रह के वहाँ के भारत को देख पाएगा। हम्म। ये मेरी दृष्टि में भारत है। और काफ़ी लोग अलग दृष्टि से देखते हैं कि गरीबी है, कहीं पे कपट है। जहाँ सामंजस्य है वहाँ ये सब नहीं होता है। अभी सामंजस्य बचा हुआ है, और हमारा धर्म है और कर्म भी है कि हम इसको बचा के सहेज के ले जाएं, नहीं तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा। आपका एक लेख है भारत दर्शन, हाँ। बड़ी सरलता से आपने सत्यम, शिवम, सुंदरम और अन्य यंत्रों मंत्रों को जोड़ा है। तो ये जो लेख है हम्म। ये काफ़ी चिंतन के बाद निकला, जी। क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं रही। काम तो अपना है हम्म। कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग को हमें विरासत पे मिली, हम्म। लेकिन उसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा? पूजा तो करते हैं, हम्म। है ना, और इतने सारे ग्रंथों को तो मानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में क्यों नहीं ला पाते? हम्म। नंबर एक तो ये रहा कि हम्म। भाई सब जान रहे हैं कि पीपल में हनुमान जी का वास है, बरगद में बटी है, उसमें राम जी रहते थे। तो ये कुछ समझाने के लिए बोला गया हमें, हम्म। है ना। मैंने भी देखा है जहाँ बरगद होता है चिड़ियाएं बहुत होती हैं, हम्म। पीपल होते हैं तो जानवर स्वस्थ रहते हैं। हम्म। ये प्रैक्टिकल चीज़ें। हम्म। तो उसको अलग ढंग से समझाया गया, हम्म। लेकिन हम पूजा तो बहुत करने लग गए, लेकिन इनको विलुप्त करने लग गए। हमारे जो वही जो बात हुई कि संस्कृति और सभ्यता में आपस में विच्छेद हो गया। हम्म। डीजे बजाने लग गए जोर जोर से, हम्म। सब ना, सारे जानवरों के कान खराब करने लग गए, जी। पेड़ पेड़ उनके बच्चों को तंग करने लग गए। हम्म। तो हमारे यहाँ संस्कृति और इसमें विच्छेद हो गया, है ना। संपदा को तो समझना बंद कर दिया। जी। तो वो चिंतन आया कि भाई जितना
इतना ज्ञान बढ़ गया है, अब तो गूगल भी है, किताबें भी फ्री हैं, सब कुछ है। लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन से उतना दूर क्यों जा रहा है और हमारे कर्मों से इतना दूर क्यों जा रहा है? तो यहाँ से वो लेख चालू हुआ भारत दर्शन कि कैसे समझाएं। फिर ये समझ आया जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, तो 3 शब्दों में सब बता गया, लेकिन इसी को तोड़ा गया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने बोला कि भाई भारत की एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये गुलाम बनेंगे। मेरा मानना है एजुकेशन सिस्टम को इतना आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। इन्होंने दर्शन को तोड़ दिया, इन्होंने सुंदरता के दर्शन को तोड़ा, उसके बाद शिक्षा को तोड़ पाओगे आप, है ना? तो कैसे तोड़ा कि क्या चीज़ सुंदर है, आपके मन में आज तक कोई और चीज़ सुंदर थी, फिर उसको बिठाया है कि भाई सफ़ेद शर्ट धुली हुई सबसे सुंदर। तो अब एक किसान का मटमैला कुर्ता तो नीचे चला गया, बच्चा बोलेगा ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, तो उसने वहाँ पे हीन भावना जनरेट कर दी। ठीक है, तो जो से जुड़े कर्म थे वो भी नीचे चले गए। और सुंदरता ऐसी चीज़ है जो इंसान सुंदरता गढ़ने की कोशिश करता है ना, या उसको पाने की कोशिश करता है। तो आपने सुंदरता पे चोट कर दी हर जगह, और सुंदरता पे चोट होती है, भय से होती है, लालच से होती है, वो चोट हो गई। आपने देखने का तरीका बदल दिया। जब सुंदरता पे चोट हो गई तो जो शिवम का मतलब होता है दयालुता या परोपकार, ये बड़ी गूढ़ चीज़ है कि ये भौतिक रूप से यदि आप परोपकार करोगे तो आप अपने आप सुंदरता को देख लोगे और सत्य को भी देख लोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक व्यक्ति आए, बुजुर्ग थे, उनके बच्चे विदेश चले गए थे, थोड़े मानसिक अवसाद से थे कि यार मैंने ज़िंदगी भर अच्छा काम किया और बहुत अकेलापन महसूस करते थे। हालांकि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसमें करता नहीं हूँ, लेकिन अब करीबी थे। तो उनको मैंने कहा अंकल एक काम करिए, आपके आसपास कोई घर के सामने कोई जीव जंतु है, कुत्ता है उस या पेड़ है, उसको आप डेली आप उसकी मदद करना चालू कर दीजिए। तो कहीं उनके दिमाग में बात रह गई, वो करने लगे। चिड़िया के घोंसले में खाना रखना पानी रखना चालू कर दिया, उसका ख्याल रखने लग गए। तो 5-6 हफ्ते में वो तो बड़े होके चले गए, फिर उन्होंने नेक्स्ट राउंड करना चालू कर दिया। लेकिन इस परोपकार से वो प्रकृति की सुंदरता देखने लग गए, अपने आप को उनको पूरा संसार मिल गया। इसी प्रकार से आप जैसी स्वार्थ से हटके करने लग जाते हो तो आपका वो अवसाद खत्म हो जाता है, और लेकिन स्वयं करना पड़ेगा। ये जो कॉर्पोरेट मॉडल है कि दूर से दक्षिणा दे दो, ठीक है, और एनजीओ को दे दो, वो करेंगी, ये तो वो पाप काटने वाला काम है। आप दूर कुछ मत दो, अपने पास करो, जो करना है अपने पास करो। शिवम जो है ना, वो तो इतना बड़ा भौतिक जोड़ है कि आप करने लगोगे तो सुंदरता अलग ढंग से दिखने लग जाएगी। एक वृद्ध में सुंदरता दिखेगी, कोई बूढ़ा हो रहा है उसकी जैसे जैसे वो जा रहा है उसकी सुंदरता दिखेगी, आपको चिड़ियों की मदद कर रहे हैं उनकी सुंदरता दिखने लगी। जब सुंदरता दिखने लगी फिर आपके सामने सत्य आने लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ ये कनेक्ट करता है। तो यही वो जो डॉक्यूमेंट है वो यही है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि ये कैसे इनका कनेक्शन काम करता है। ये गठजोड़ रहेगा तो जो मैं भारत की बात कर रहा हूँ त्रिकोण की, वो भी बना रहेगा। उसको कोई बाहरी व्यक्ति, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था उसको तोड़ नहीं सकती। लेकिन जब वो गठजोड़ टूट जाता है तो फिर बाकी चीज़ों को तोड़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा मैंने और भी आर्टिकल्स लिखे थे जी। तो जैसे क्यूमुलेटिव फुलिशनेस लिखा था, तो ये लिखा था कैसे तंत्र और हम सब मिल के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे बर्बाद कर रहे हैं? शिक्षा में ऐसी व्यवस्था, भाई एक ये जैसे अब गांव है, आदिवासी गांव है, तो यहाँ बच्चों को ये तो मालूम है कि कौन सी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, है ना, ये नहीं मालूम है कि अपने बगल में ये औषधि है, इससे अपने आप को ठीक कर ले। तो जब तक वो बड़े होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं रहता, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ऐसे करके हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो वो कैसे हम स्वास्थ्य और शिक्षा और इन सब के माध्यम से अपने आप को, क्यूमुलेटिव फुलिशनेस ये था कि हम सब मिलके अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं अक्सर आपके ब्लॉग्स पढ़ता रहता हूँ, आप सरकार और राजनीतिज्ञों की समस्याओं को लेकर काफ़ी लिखते रहते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग स्तर पे हम नई नई समस्याएं आती हैं। एक नहीं, मैं 4 उदाहरण देता हूँ। जैसे अब जैसे फ्रांस या जर्मनी का एग्जाम्पल है, तो यहीं पे महुआ बन सकता है,
क्यों हम दूर जाके बनाएं उत्पाद? यहीं पे साबुनें बन सकती हैं, यहीं पे सब कुछ बन सकता है ना, वैल्यू एडिशन यहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं, आंगनवाड़ी हो गए, वो अपना जो खाने पीने का है बच्चों का, वो वहीं पे जो प्रोटीन है वो गांव का वहीं बन सकता है, क्यों बाहर से पैकेट आते हैं? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सवाल उठाने पड़ते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्यों क्यों लूटा जा रहा है और क्यों वहाँ दिया जा रहा है। तो ये सवाल उठाने पड़ते हैं। सवाल किसी व्यक्ति या उस पे नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पे है। तो आप राजनीति में क्यों नहीं जाते? दिनकर जी की भाषा में, और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पदभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पे लाने को, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजा मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभावों से छूट सकें, कल्पित अभावों से छूट सकें, है ना, बड़े उनकी राज्य की सीमा, वे अधिक जनों को लूट सकें। ठीक है। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े ना पत्ता डोले, भूपों के विपरीत कोई कभी कुछ भी ना बोले। ठीक है। सो अब इसका जवाब ये है कि राजनीति एक माध्यम है, वैसे ही माध्यम है जैसे व्यापार माध्यम है, वैसे ही माध्यम है जैसे हमारा काम माध्यम है। वो माध्यम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और यदि वो उद्देश्य में काम नहीं कर रही है तब तो आप और यदि वो आपके आड़े आ रही है तब तो आप उसमें आ जाओ, तब तो उसको बदलने के लिए आ जाओ। और हमारे सामने बहुत बड़ा काम है अभी, और उस बड़े काम को करना है, तो यदि ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ है वो जो मैंने कहा किस लिए, वो सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जी। भारत यहाँ से कहाँ जाएगा? महंगाई और बेरोजगारी जैसी इतनी विकराल समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में, अंधेरा भी हो रहा है। जी जी। नंबर एक, आप ऐसे देखिए, गांव में रहिए, आप यदि अपनी सारी चीज़ें आसपास से ले रहे हैं, बना रहे हैं जी, तो क्या आपको महंगाई मिलेगी? नहीं, क्योंकि अब आप बहुत दूर से चीज़ लेके आ रहे हैं तो महंगाई आ गई, और वही बेरोजगारी है। उसी का दूसरा सिक्के का दूसरा पहला बेरोजगारी है। तो सारा सब यहाँ से संसाधन छीन लिए, वो डायरेक्ट वहां जाने लगे, काम भी छीन लिए, तो महंगाई भी हो गई, बेरोजगारी भी हो गई, है ना। तो ये हमें आइंस्टाइन ने एक चीज बोली है, इंग्लिश में बोला है कि द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू हैव टू गो टू अ हायर कॉन्शियसनेस। तो जिस स्तर और जिस मॉडल से ये समस्याएं पैदा हुई हैं, क्योंकि ये तो पूरा शोषण का तंत्र है, उसी स्तर से आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कभी था नहीं, आज से 100 साल पहले डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमी भी थी, इकोलॉजीज भी थी, तब भी सरकारें चलती थी। सोचना पड़ेगा कि नेताओं को सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे लागू करना है, और समय रहते लागू करना है। जितना समय निकलता है चीज़ें और कठिन होती जाएंगी। कैसे उम्मीद बांधे कि भारत बदल सकता है? इसमें एक उम्मीद है, उम्मीद नहीं, बदलेगा। समय है कि चेतना बढ़ाने का, जिसको बोला जाता है सज्जन शक्ति हर गांव में बैठी है, आपके अंदर बैठी है, मेरे अंदर बैठी है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसी शक्तियां बैठी हुई हैं, साधारण काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही विचार है। तो इस विचार को रूप देना, जो हमने समाधान की बात की वो तो पहले ही कर ली ना, समाधान मौजूद है, हमें उसको लागू करना है। थोड़ी सी लाइट कम हो गई है क्योंकि सूरज हो गया, शाम का समय हो गया, तो थोड़ा सा आप धीरज जी लाइट दे दें। ठीक है। महाभारत में सूर्यास्त हुआ, अच्छा था सूर्यास्त हुआ था। तो जी, क्या सवाल था आपका? उत्कृष्ट भारत इसी नाम से आप एक प्रयत्न कर रहे हैं, उत्कृष्ट भारत क्या है? बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, हम हैं, जो एक सोचते हैं कि हमारे सामने समाधान क्या होगा, मॉडल क्या होगा, उस मॉडल को अपने अंदर जगाने का प्रयास ही उत्कृष्ट भारत है। अच्छा। कि ये रही हमारी संपदा, ये रहे समाधान, ये रही संस्कृति और ये रही सभ्यता। अब कोई बाहर से आके हमें उस रास्ते पे नहीं ले जाएगा, हमें अपने अंदर ही जगाना है, हमें वहीं पहुंचना है। तो अगर इसको, इसलिए कोई संस्था नहीं है, ये कोई दान वान कुछ नहीं है। एक आंटी हैं, मान लीजिए वो 80 साल की हैं, वो कुछ कला जानती थी जो उनके साथ विलुप्त हो जाएगी, उसको समेटा जाए, वो उसको दे पाए किसी को, तो संपदा जहाँ जहाँ खत्म हो रही है वहाँ संपदा पहुँचा दी जाए। तो यही उत्कृष्ट भारत है। इस प्रयत्न को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो लोग हमसे जुड़ सकते हैं।
अब जुड़ने में भी दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अब वो हमारा संवाद चल रहा था, तो एक तो था अरण्यानी से जुड़ना, जी। वो एक अलग पूरी प्रक्रिया है। वो तो उन लोगों के लिए है जो कहीं किसी गांव में रह के काम करना चाहते हैं, जी। किसी गांव में बसे हुए हैं, वहीं की हम्म। संपदा के अराउंड अर्थव्यवस्था चालू करना चाहते हैं, फिर हम उनको जोड़ दें बाहर के लोगों से। उत्तिष्ठ भारत में तो विचार फैलाने वाली बात है जी। कि हम उस विचार को वापस जागृत करें, जी। और जो विचार केवल बातों में सिमट के रह गया है उससे तो हम खत्म हो जाएंगे। और मेरा मानना है भारत के जो 6 लाख गांव हैं वहाँ भर भर के बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, हर जगह शहरों में बैठे हुए हैं, सबकी सज्जन शक्ति इकट्ठा कर लेना ताकि इस पे काम हो। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि उसमें सहयोग दिया जाए। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? एक संदेश जो हमारे साथ टीम में काम करते हैं कि हमारा कौन है जो हमारा सबसे बड़ा करता है यहाँ पे, वो समझना जरूरी है। वो कौन है? मधुमक्खी हो गई, केचुए हो गए, है ना। हमारे सारे कार्यकर्ता ये हैं। अगर ये खुश हैं तो छोटे पेड़ भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे, है ना। तो ये मत समझो कि आप चला रहे हो व्यवस्था, ये चला रहे हैं, है ना। कभी ऑफिसेज में बैठ के घमंड ना आए कि भाई इतना बड़ा हमने शहद दे डाला, किसी की, ये सब घमंड नहीं आना। ये चला रहे हैं और ये खुश होने चाहिए, ये खुश होने, ठीक है। हमारा कोई वजूद नहीं है। फिर इसके बाद वो लोग खुश होने चाहिए जो मनुष्य रूप में इसके आसपास हैं, ठीक है, जो गांव वाले हैं वो खुश होने चाहिए, क्योंकि ये तो संपदा को बचाने में बड़ा सहयोग करते हैं। और वो जब उससे जुड़ने लग जाते हैं तो कई बार वो बीज भी ले आते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। तो ये हमारे दूसरे लेवल के कार्यकर्ता हो गए। तो समाज जो उसके आसपास है वो दूसरे लेवल का है। तीसरे स्तर पे वो लोग हैं जो हमारे जमीन पे जो कार्य कर रहे हैं। एक संदेश होता है हमारे लोगों के लिए कि हमारे वर्कर कौन है, सबसे उच्च वाले, उनको समझानो। और इसमें इसी से दूसरा संदेश उत्तिष्ठ भारत वाला भी निकलता है कि ये देखिए कितनी बड़ी संपदा काम कर रही है, जिसको आप पैसा देने की कोशिश करोगे तो कितना पैसा दोगे, $1 बिलियन दोगे, ठीक है। यहाँ तो नैनो मशीनें हैं, एक तरह से मधुमक्खी एक नैनो मशीन है, कितना काम कर रही है, ना फ्यूल मांगती है, ना कुछ मांगती है, काम कर रही है। तो यहाँ बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, एक पीपल के पेड़ के पास लाखों बीज होते हैं, वो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि उसका मोल कोई क्या देगा। और ये व्यवस्था को जितनी जल्दी पहचानेंगे उतनी जल्दी हम एक देश के तौर पे और एक अच्छा उदाहरण भी, जो हम बोलते हैं विश्व गुरु, हम दे पाएंगे कि ये संपदा है, ये इसको मोल करोगे तो ये, मतलब जो डॉलर की बात करते हैं तो ये ट्रिलियन डॉलर में है, और उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं, है ना। हम उसको आर्थिक आंकड़ों में नहीं नाप पाते, वो बात दूसरी है, लेकिन उसको हम किसी चक्कर में आके, किसी के फेर में आके हम उसको कम आंकते हैं या नहीं आंकते हैं। क्योंकि आंकने लगेंगे तो वो व्यवस्था उसके अराउंड बनने लगेगी, उसके अराउंड बनने लगेगी तो जो थोड़ा बहुत शोषण करने वाले लोग हैं वो, उनका काम खत्म हो जाएगा। तो हम अपनी मानसिक दिशा सही दिशा में मोड़ दें, और ये सारी विपन्नता, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी दिशा हम बहुत जल्दी मोड़ पाएंगे। ये हमारे ऊपर है, कोई बाहर से नहीं आएगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इंटरव्यू करते करते रात हो गई भैया के साथ। मैं इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक पंक्ति से जोड़ता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जूम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।